नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ कुछ नए साहित्यकार जिनके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगी आप लोगों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगी गद्य साहित्य। आदिकाल में जो गद्य साहित्य लिखा गया उसके बारे में जानकारी दूंगी। आदिकाल का गद्य साहित्य। ठीक है दोस्तों, आदिकाल का जो गद्य साहित्य है उसमें कुछ हमारे रचनाकार हैं, जिनमें से आ जाते हैं रोडा कवि, उक्ति व्यक्ति प्रकरण करके दामोदर कवि का आ जाता है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर का आ जाता है। ये हमारे तीन महत्वपूर्ण जो साहित्यकार हैं उनके बारे में थोड़ा सा आज मैं इसमें चर्चा करूंगी। सबसे पहले जान लेते हैं आदिकाल में एक दो तरह की शैलियां हुई थी। जैसे एक डिंगल आपने सुना और पिंगल। डिंगल में क्या होता है, कर्कश होने के कारण वो लुप्त हो गई थी। पिंगल में क्या होता था, ब्रिज भाषा में वो परिवर्तित हो गई बाद में। ठीक है, ये हमारे कुछ आदिकाल में हमारी क्या थी, शैलियां थी। इन्हीं शैलियों में हमारा क्या साहित्य लिखा गया था। ठीक, अब आज हम बात करेंगे आदिकाल का गद्य साहित्य, जिसमें पहला जो गद्य साहित्य है वो है हमारा 10वीं सदी में लिखा गया रोडा कवि। रोडा कवि रोडा कवि रोडा कवि ने क्या लिखा, राउल वेल। राउल वेल। अब देखिए इसका समय काल क्या है। सबसे पहले लिखी गई ये गद्य 10वीं सदी में लिखा गया हमारा रोडा कवि के द्वारा राउल वेल लिखा गया। अब राउल वेल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो राउल वेल को जो है हिंदी साहित्य की प्रथम गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य कहा जाता है। इसे हिंदी साहित्य का प्रथम गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य। हिंदी साहित्य का अगर हम बात करें प्रथम गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की बात करें तो वो कौन सा है दोस्तों, रोडा कवि का राउल वेल है। अब देखिए गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य। चंपू काव्य होता क्या है, ऐसा काव्य जिसमें गद्य भी हो और पद्य भी हो वो कहा जाता है चंपू काव्य। ठीक है, दोनों मिश्रित रूप से होते हैं, गद्य भी होगा, हमको पद्य भी उसमें देखने को मिलेगा उस काव्य में, वो होता है चंपू काव्य। और चंपू काव्य का अगर हम कहें कि पहला जो लिखा गया पहला चंपू काव्य हमको देखने को मिलता है वो है रोडा कवि का राउल वेल, जो आदिकाल के गद्य साहित्य में हमको देखने को मिलता है और समय काल उसका है 10वीं सदी। अब इसमें अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक शिलांकित कृति है। क्या है ये, शिलांकित कृति है। शिलांकित कृति माना जाता है इसको। शिलांकित कृति यानी रचना, शिलांकित रचना है, शिलांकित कृति है। सर्वप्रथम इसमें क्या चीज मिलती है हमको, नायिकाओं का नक्शिक वर्णन। नायिकाओं का नक्शिक वर्णन जो है सबसे पहले हमें इसी में देखने को मिलता है। नायिकाओं का नक्शिक वर्णन। नायिकाओं का जो नक्शिक वर्णन है दोस्तों वो हमको कहाँ मिलता है, इस राउल वेल साहित्य में मिलता है। दो चीजें इसकी निकल के आई जो काफी बार पूछी गई है, हिंदी साहित्य का प्रथम गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य कौन सा है, और हिंदी साहित्य की प्रथम जो शिलांकित कृति यानी रचना है वो कौन सी है, और तीसरा आ गया नायिकाओं का नक्शिक वर्णन। सर्वप्रथम हमको कहाँ देखने को मिलता है, नायिकाओं का नक्शिक वर्णन सर्वप्रथम इसमें देखने को हमको मिलता है। किसमें, राउल वेल में। ये थी इसकी जानकारी। अब इसमें आगे बात करेंगे हम कि ये प्रकाशित कब करा है। इसका पाठ जो है बंबई के, जिस समय ये प्रकाशित कराएगा उस समय मुंबई को बंबई कहा जाता है। बंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में, प्रिंस ऑफ वेल्स प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय से
उपलब्ध कर इसे, ठीक है, उपलब्ध यानी प्राप्त कर इसे प्रकाशित कराया गया, प्रकाशित कराया। ठीक है दोस्तों, अगर ये पूछा जाता है कि यहाँ किस संग्रहालय में ये क्या थी शिलांकित कृति हमको मिलती है, तो मुंबई के, बंबई के, उस समय बंबई बोला जाता है मुंबई को, बंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में इसको क्या किया गया था, उपलब्ध कर इसको प्रकाशित कराया गया था। यानी ये कहाँ पर सुरक्षित थी, मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित थी। और इसकी जो भाषा थी, और इसमें कहा जाता है कि हिंदी के 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं इसमें, हिंदी के 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं इसमें। और मुख्य भाषा जो थी, मुख्य भाषा राजस्थानी, मुख्य भाषा क्या थी दोस्तों, राजस्थानी। क्योंकि हमने देखा आदिकालीन जितना भी साहित्य, रासो साहित्य वगैरह मिला हमको, वो राजस्थानी भाषा में ही मिलता है। जैसे डिंगल फिंगल शैलियां कहाँ की थी, राजस्थानी की थी। तो हमको मुख्य भाषा इसमें भी क्या मिल रही है, हालांकि इसमें हिंदी के 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, किसमें, राउरकेला में जो शिलांकित कृति है, लेकिन इसकी जो मुख्य भाषा रही है वो राजस्थानी ही रही है। ठीक हो गया, ये था हमारा आदिकाल का गद्य साहित्य के ऊपर सबसे पहले जो चंपू काव्य लिखा गया उसके बारे में चर्चा। इसी में एक आगे बढ़ूंगी मैं, इसी में दूसरा हमारी रचना आ जाती है, एक उक्ति व्यक्ति प्रकरण करके दामोदर कवि की आ जाती है, जो क्या है, गद्य साहित्य है। दामोदर कवि, दामोदर कवि की क्या है दोस्तों, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये क्या है, हमारा गद्य साहित्य के अंतर्गत आता है। इसका समय क्या है, 12वीं का उत्तरार्ध, 12वीं का पूर्वार्ध, 12वीं का पूर्वार्ध, 12वीं का पूर्वार्ध, 12वीं सदी का पूर्वार्ध था किसका समय काल, दामोदर कवि का, जिन्होंने क्या लिखा है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण लिखा है। अब इनकी बात करें कि ये यहाँ पर सभा पंडित थे, यानी राजकवि कहाँ पर थे, तो महाराज गोविंद चंद के, इनके बारे में ये है कि महाराज गोविंद चंद के राजकवि यानी सभा पंडित थे, सभा पंडित थे। ठीक, महाराज गोविंद चंद के क्या थे, ये राजकवि यानी सभा पंडित थे। कौन थे, दामोदर कवि। और इसमें इन्होंने कौशल भाषा को अपभ्रष्ट कहा है, इसमें इन्होंने कौशल भाषा कौन सी है, अवधी भाषा, जो वर्तमान में अवधी नाम से जानी जाती है, अवधी भाषा के रूप में। ठीक हो क्या, कौशल भाषा को अपभ्रष्ट कहा इन्होंने, अपभ्रष्ट भाषा कहा। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, कौशल भाषा का वर्तमान नाम क्या है दोस्तों, वर्तमान नाम अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी। ठीक हो गया, पूर्वी हिंदी। ठीक है दोस्तों, ये था इसका अभी वर्तमान नाम। अवधी भाषा का ये एक प्रश्न हमारा यहाँ से भी तैयार हो जाता है कि अवधी भाषा का जो पूर्व में प्राचीन नाम था वो क्या था, कौशल भाषा, इसको कौशली भाषा कहा जाता था, यानी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो आती है हमारी उपभाषा। ठीक, अब कौशल भाषा का वर्तमान नाम क्या है, अवधी भाषा। और इसी अवधी भाषा को, यानी जब ये कौशल भाषा के रूप में जानी जाती थी, तब दामोदर कवि ने इसको अपभ्रष्ट भाषा कहा था। ठीक हो गया, क्या भाषा कहा था, अपभ्रष्ट भाषा। आप देखिए ये ग्रंथ है क्या, ये तो गद्य साहित्य के अंतर्गत आता है, लेकिन गद्य साहित्य के अंतर्गत आता है और एक ये व्याकरण ग्रंथ है, यह व्याकरण ग्रंथ है।
व्याकरण ग्रंथ है, गद्य साहित्य के अंतर्गत तो आता है, लेकिन ये क्या है, एक व्याकरण ग्रंथ है। और दामोदर पंडित क्या है, बनारस के निवासी थे। ये बनारस के निवासी, बनारस के निवासी कौन थे, दामोदर पंडित। ये थी हमारी दामोदर कवि के बारे में थोड़ी सी जानकारी, जो उनकी रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो 12वीं सदी का पूर्वार्ध में लिखी गई थी। ठीक हो गया। अब 12वीं सदी के पूर्वार्ध में जो भाषा इनकी थी 12वीं सदी के आसपास दामोदर कवि की, वो थी कौशल भाषा यानी अवधी भाषा। ठीक हो गया। और अवधी भाषा यानी वर्तमान में इसका रूप अवधि है, किसका, कौशल भाषा का। और इसी को क्या, उक्ति व्यक्ति प्रकरण इनका क्या है, एक व्याकरण ग्रंथ है। और महाराज गोविंद चंद के क्या थे, ये राजकवि या सभा पंडित थे। तथा ये कहाँ के निवासी थे दोस्तों, बनारस के निवासी थे। ठीक हो गया। कौन, दामोदर कवि। ठीक, बनारस यानी उत्तर प्रदेश में। अब इसमें आगे आ जाता है हमारा तीसरा जो है, वो है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ज्योतिरीश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर जो ग्रंथ है, ये ज्योतिरीश्वर ठाकुर का है। और इसका अगर समय काल की बात करें तो 14वीं सदी इसका क्या है दोस्तों, समय काल है। किसका, ज्योतिरीश्वर ठाकुर का। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे हम, वर्ण रत्नाकर के बारे में। वर्ण रत्नाकर में क्या है, भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ वर्णन कर रखा है इसमें। सर्वप्रथम तो भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ वर्णन, भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ वर्णन हमको देखने को मिलता है। कहाँ पर मिलता है, वर्ण रत्नाकर में मिलता है। ठीक हो गया। और इसमें अगर सर्ग की बात करें, देखिए इसमें कल्लोल बोला गया है, कल्लोल या सर्ग। ठीक, अब देखिए सर्ग को कहीं कहीं पर आपको खंड मिला, कहीं कहीं पर समय मिला है, कहीं कहीं पर क्या मिल गया, सर्ग मिल गया। ठीक हो गया। कहीं कहीं का कांड मिलेगा, अभी आपको जब भक्तिकाल पढ़ेंगे हम, तो यहाँ पर सर्ग को क्या कहा गया है, कल्लोल कहा गया है, जो 8 कल्लोलों में क्या है, विभक्त है। कौन सा ग्रंथ हमारा, वर्ण रत्नाकर। अब मैथिली भाषा में क्या है, रचित गद्य है। मैथिली भाषा में रचित गद्य, मैथिली भाषा में लिखा गया है गद्य। कौन सा हमारा, वर्ण रत्नाकर। और इसी में देखिए एक प्रश्न हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है इसी में से, ज्योतिरीश्वर ठाकुर में से। ये क्या हो जाता है कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर जो है अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग, अवहट्ट भाषा का जो सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला साहित्यकार है, वो कौन सा है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। किसमें किया गया, वर्ण रत्नाकर में। अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किया है इन्होंने, अवहट्ट भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग इस रचना में सर्वप्रथम अवहट्ट भाषा का प्रयोग हमको देखने को मिलता है। ठीक हो गया। मैथिली भाषा में तो रचित गद्य है, लेकिन अवहट्ट भाषा के भी इसमें क्या मिलता है, प्रयोग मिलता है। तो अवहट्ट भाषा का प्रयोग जो सर्वप्रथम किस रचना में हुआ था, तो वो हुआ था हमारे वर्ण रत्नाकर में। किसके द्वारा लिखा गया, ज्योतिरीश्वर ठाकुर के द्वारा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी बार पूछा भी जाता है। चलिए इसमें अब हम बात करेंगे, सुनीति कुमार और बबुआ मिश्र के संपादित हुआ है। सुनीति कुमार चटर्जी का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। सुनीति कुमार तथा बबुआ मिश्र के संपादकत्व में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से, संपादकत्व में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से
सोसाइटी से प्रकाशित। ठीक, अब ये अगर पूछा जाता है कि प्रकाशित कहाँ से हुआ, कौन सा ग्रंथ हमारा, वर्ण रत्नाकर, तो सुनीति कुमार चटर्जी के द्वारा और बबुआ मिश्र के द्वारा ये क्या हुआ, इनके संपादकत्व में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से इसका क्या होता है दोस्तों, प्रकाशन होता है, यानी प्रकाशित कराया गया। कहाँ से, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से। किसके द्वारा, तो सुनीति कुमार चटर्जी और बबुआ मिश्र के संपादकत्व में क्या हुआ, ये प्रकाशित हुआ। ठीक, ये थे हमारे आदिकाल के कुछ गद्य साहित्य। अब इसी में एक और है गद्य साहित्य जिसके बारे में बस रचना के बारे में पता होना चाहिए हमको कि कौन सा है, वो है कुवलय माला। इसके रचनाकार का पता नहीं है, लेकिन कुवलय माला करके एक गद्य साहित्य है ये पता है, क्योंकि कभी कभी मिलान वाले में आ जाता है कि गद्य साहित्य कौन कौन से है। तो कुवलय माला करके जो ग्रंथ है ये क्या है, गद्य साहित्य, और आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। आदिकाल का प्राचीनतम गद्य, ठीक हो गया, प्राचीनतम गद्य है, ग्रंथ है, गद्य नहीं कहेंगे, प्राचीनतम ग्रंथ है। आदिकाल का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है इसको, किसको, कुवलय माला को। ठीक है दोस्तों, ये थी मेरी आदिकाल के गद्य साहित्य के ऊपर एक छोटी सी वीडियो, यानी छोटी सी मेरे द्वारा दी गई जानकारी, जो आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। जिसमें मैंने आपको दिया था रोडा कवि जो 10वीं सदी जिनका समय काल है उसके बारे में जानकारी दी। फिर मैंने दामोदर कवि के बारे में जानकारी दी जो 12वीं सदी के आसपास आ जाते हैं, यानी पूर्वार्ध का समय है जिनका। फिर तीसरे नंबर पे हमारे ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी आ जाते हैं जिनका समय काल 14वीं सदी है। वर्ण रत्नाकर उनका ग्रंथ है। और वर्ण रत्नाकर के बारे में ही एक चीज ये है कि अवहट्ट भाषा का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, सर्वप्रथम अवहट्ट भाषा में जो प्रथम रचना मानी जाती है वो मानी जाती है ज्योतिरीश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर। अब अवहट्ट भाषा यानी अपभ्रंश के बाद की जो अवस्था थी, अपभ्रंश भाषा के बाद का जो समय काल था या बाद की जो भाषा थी 10वीं सदी के बाद, और 11वीं और 12वीं के बीच की अवस्था, 10वीं से लेकर 12वीं के बीच का जो समय था वो अवहट्ट भाषा का माना जाता है कहीं कहीं पर किसी किसी विद्वान के द्वारा। तो वो समय, उस समय काल में जो रचना लिखी गई उसको माना जाता है ज्योतिरीश्वर ठाकुर के वर्ण रत्नाकर, जिस सबसे पहले जो उस भाषा में लिखी गई है। हालांकि वर्ण रत्नाकर की जो मुख्य भाषा है वो है मैथिली, लेकिन अवहट्ट भाषा का भी उसमें हमको प्रयोग देखने को मिलता है, इसलिए अवहट्ट भाषा की प्रथम रचना उसको माना गया है, किसको, वर्ण रत्नाकर को। ठीक है दोस्तों, चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए चीज़ों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।